हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। अभी देखो, बोहर जी का थर्ड पोस्टुलेट था। उन्होंने बताया था कि भाई ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए ही ये वैलिड था। और हम यहाँ पे आज के लेक्चर में देखेंगे कि बोहर मॉडल की भी एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए सही है ना। तो हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब कि हायर ऑर्डर की एनर्जी एनर्जी लेवल वाली जो ऑर्बिट होती है उसको अचीव करता है, तो थोड़ी देर बाद वहां पे वो स्टेबल नहीं रह पाता है। वो थोड़े टाइम के लिए वहां रहेगा और फिर अपने आप वापस नीचे आ जाएगा। और जब भी वो लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तब वो कुछ एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा। ये हमें पता है ना। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? तो भैया दो ऑर्बिट के जहां से जहां जंप कर रहा है, जहां से जहां जंप कर रहा है, वो दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन, है ना। यही तो उनका थर्ड पोस्टुलेट था, उन्होंने बताया था, है ना। सो व्हेन एन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट विथ क्वांटम नंबर ni, जहां से जंप कर रहा है वो हाई एनर्जी स्टेट होगा, है ना। जब भी फोटोन रिलीज करने की बात आती है, देखो ये ध्यान से सुनना, जब भी वो उसको हायर ऑर्डर ऑर्बिट में जाना है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब उसको हायर से लोअर में जंप करना है तब वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि यहां पे एक रूल चलता है कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में उसको घूमना है तो उसकी टोटल एनर्जी उसी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर रहनी चाहिए, तो ही वो ऑर्बिट के अंदर स्टेबल रह सकता है ना। सो इट इज कंपल्सन, इलेक्ट्रॉन के लिए ये कंपल्सन है, ठीक है। तो मान लो कि वो जो हायर ऑर्बिट में से जंप कर रहा है उसका क्वांटम नंबर है ni, इनिशियल, आई टेंस फॉर इनिशियल, ऐसा समझ लो कि वो इनिशियल ऑर्बिट जहां से जंप कर रहा है वो इनिशियल मान लिया, है ना। और टू द लोअर एनर्जी स्टेट विद अ क्वांटम नंबर nm, मतलब कि जो फाइनल ऑर्बिट जहां पे वो जंप करने वाला है वो, ठीक है, लोअर ऑर्बिट जहां पे ऑब्वियसली nf इज लेस देन ni। तो यहां पे जो भी फोटोन रिलीज होंगे उनके पास एनर्जी कितनी होगी, मतलब कि जो फोटोन रिलीज होंगे कितनी एनर्जी के फोटोन रिलीज होंगे, या फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी के फोटोन रिलीज होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से भाई हमें उसकी वेवलेंथ भी पता चल जाएगी, है ना। तो मान लो कि जो फोटोन रिलीज होंगे वो वी आई एफ फ्रीक्वेंसी के बराबर रिलीज होंगे। वी आई एफ, एक्चुअली ये वी नहीं है, सॉरी मैं गलती से वी बोल गया, म्यू है ये, फ्रीक्वेंसी है म्यू। इसलिए मैं हमेशा ना एफ नोटेशन यूज करता है। इन लोगों ने जो जिस तरह ऐसे म्यू ना ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन ये लोग ना नोटेशन ठीक है, अभी हमारी पढ़ने में गलती हो गई, ठीक है चलो। एनसीईआरटी तो सही लिखती है, चलो। तो म्यू आई एफ सच दैट एच म्यू आई एफ इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली जिस ऑर्बिट में से मान लो कि उसने किसी ये ऑर्बिट में से ये ऑर्बिट के अंदर जंप किया है तो ये होगी एन आई, ठीक है, जो अगर यहां पे 2 है तो 2 होगी। और ये होगी एन एफ, लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिट, जो होगी हमारे लिए 1, ठीक है, अगर वो सेकंड से फर्स्ट में जंप करता है तो तब जो फोटोन रिलीज होंगे ना उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो म्यू टू 1, ठीक है। हम इसको नोटेट ऐसे करेंगे, म्यू आई एफ इनिशियल फाइनल, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। लिखने के लिए अब भाई लिखना है तो लिख सकते हो आप, लिखने के लिए इस तरीके से लिख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। आप इसको सिर्फ म्यू लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, एफ लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमें उसकी वेवलेंथ मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो ये म्यू आई एफ उन्होंने मान लिया। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी भैया, ये फोटोन जो भी रिलीज होगा उसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो भैया इन दोनों के बीच के एनर्जी के गैप के बराबर, मतलब कि डेल्टा ई के बराबर। और वो डेल्टा ई क्या होना चाहिए, तो भाई ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, है ना, मतलब कि ई टू माइनस ई वन, ठीक है। तो ये गैप ई टू माइनस ई वन के बराबर होना चाहिए, क्लियर है। तो यही तो लिखा है, ई एन आई माइनस ई एन एफ के बराबर, इतना एनर्जी का फोटोन यहां से रिलीज करेगा। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। अभी देखो यहां पे अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कर लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कर लेता हूं, कौन सा वाला एनर्जी का फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था यहां पे, मैं वो स्लाइड के पास ले जाता हूं आपको, ये वाला नीचे वाला नहीं, वो सारा सम अप करके हमने निकाला है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो देखो, एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, तो भैया माइनस स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन के बराबर होती है ना। ये इसका फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला हम यहां पे भी इस्तेमाल किए। मैं अगर ई एन आई लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस ई टू दी पावर यहां पे 4 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ये सारी वैल्यू प्लेस करने के बाद हमें लिखना है, सारी वैल्यू प्लेस करना, मतलब कि वो वाला नहीं,
वापस जाते हैं उसी स्लाइड के पास। किधर गया एन की वैल्यू, ये वाला, सॉरी ये वाला आर एन की वैल्यू प्लेस करने के बाद वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे, माइनस एम ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल किए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ई एन आई, तो उसको मैं लिख सकता हूं इट इज नथिंग बट माइनस एम ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इनटू एन आई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस, बीच में माइनस है वो माइनस, और एनर्जी क्योंकि नेगेटिव होती है इसीलिए अगर मैं ई एन एफ लिखूं तो वो क्या लिखूंगा, माइनस एम ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 टाइम्स एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू एन एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं लिख पाऊंगा। तो आप देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों में से अगर m इंटू ई टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर अगर कॉमन निकलता है तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। बच्चों आपको नहीं लगता कि ये कुछ देखा देखा जैसा कोई फॉर्मेट लग रहा है हमें? कुछ ऐसा बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज में भी हम ऐसा ही कुछ फॉर्मेट देखे थे, अगर याद आता हो तो। ठीक है, तो ऐसा ही सेम फॉर्मेट हम यहाँ पे देखे थे। हाँ, अभी हम क्या करते हैं कि भाई ये जो फोटोन की एनर्जी के बराबर, फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू के बराबर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये एच को यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो भाई मेरे पास अभी ये फ्रीक्वेंसी, फोटोन जो रिलीज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, उसका कॉमन फॉर्मूला, इन जनरल सेंस का फॉर्मूला, ठीक है, वो हो जाएगा वी आई एफ, सॉरी वापिस मिल गया, म्यू आई एफ इज इक्वल टू एम इंटू ई टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू एच क्यूब इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। अभी एक काम करते हैं, ये जो म्यू है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं यहाँ पे f इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, f इज इक्वल्स टू सी बाई लेमड़ा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे म्यू से इन्होंने दिखाया, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो भैया ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लेमड़ा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं सी बाई लेमड़ा प्लेस करता हूं, तो जरा देखो सी को मैं अगर यहां पे ले जाता हूं, तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा, जो मेरे पास अभी फॉर्मेट बनेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान से देखिए, मैं यही फॉर्मेट यहां पे लिखता हूं, यहां पे जगह है मेरे पास, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ म्यू आई एफ इज इक्वल टू, ऐसा मान लो कि सी अपॉन लेमड़ा आई एफ। ठीक है, तो अब मैं अगर इसकी वैल्यू वहां पे प्लेस करता हूं, तो नाउ दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज सी अपॉन लेमड़ा आई एफ that is equals to m into e to the power 4 divide by 8 epsilon 0 square h cube into 1 upon nf square minus 1 upon ni का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये c को वहां पे लेके जाओ, तो भैया ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन लेमड़ा आई एफ दैट इज इक्वल्स टू m into e to the power 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी। ठीक है, सी यहां पे लेके आए ना हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखो तो ये वाली जो टर्म है, अगर मैं इसको ये वाली टर्म, ये जो पूरा मुझे मेरे पास जो लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा का फॉर्मूला है, अगर मैं इसको बाल्मर सीरीज के ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर करता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो भाई क्या मैं ये वाली जो टर्म है इसको मैं रेडबर्ग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करवा सकता हूं? जी हां, आप ट्रीट करवा, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम ही लग रहा है मुझे, है ना, फॉर्मेट तो सेम ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट आप जो बाल्मर फॉर्मूला में, पासन सीरीज, बाल्मर सीरीज, सारी सीरीज में जो हमने वहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट यूज किया था, उसकी वैल्यू हो ना हो इसके बराबर हम यहां पे देख सकते हैं, मान सकते हैं। और हुआ भी ये, देखो जब भी मैंने ये जो वैल्यू है वो जब निकाली, तो वो वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो वैल्यू मेरे पास आई 1.03 इंटू 10 टू द पावर 7, और वहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या ली गई थी, तो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। देखो ये थियोरेटिकल वैल्यू थी, लेकिन ये प्रैक्टिकली यहां पे सारी वैल्यू प्लेस करने के बाद जो हमें प्रैक्टिकली रिजल्ट मिला, वो हमें इसके बराबर करीब करीब नजदीक लिया। देखो ये 1.0 थी एंड 1.097, अब करीब करीब आप इसको नजदीक ही बोल सकते हो, है ना, तो कितना मतलब कि एकदम नजदीक नजदीक मिला, तो आप डेफिनेटली इसको रेडबर्ग कांस्टेंट की तरह, मतलब उसके नियर अबाउट वैल्यू बोल सकते हो, है ना, क्लियर हुआ। तो जो बाल्मर सीरीज में जो फॉर्मूला था उसके अंदर जो रेडबर्ग कांस्टेंट था, हो ना हो हम इसको
वही रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर मान सकते हैं, ये वाला जो रेशियो है वो, ठीक है, ये वाली जो टर्म है उसको। तो जब भी हमें मतलब की जरूरत पड़े तो हम सीधा इसको आर भी लिख सकते हैं। लिखने के लिए अब हम ये वाला फॉर्मूला जो भी है उसमें इसको आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू देखो ना, यहाँ पे अगर मैं सारी वैल्यू प्लेस करूँ तो मुझे मिलेगी 1.03 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और यहाँ पे अगर देखो रीडबर्ग कांस्टेंट कितना दिया गया था, तो 1.097 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये दोनों करीब करीब सेम के बराबर है, नियरर टू इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको रीडबर्ग कांस्टेंट की तरह भी मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये हो गए लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप कोई भी पर्टिकुलर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा एमिट होने वाले फोटोन की वेवलेंथ निकाल सकते हो, है ना। और टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको मान लूं कि आर के बराबर है, तो भैया ये फॉर्मूला ना हर एक सीरीज के लिए सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यही अप्लाई कर सकेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है बाल्मर में ये क्या है, 2 है ना, और यहाँ पे एन स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है कि एन की वैल्यू आप 3, 4, 5 कुछ भी लिखो, मतलब कि 2 से ग्रेटर देन आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको बाल्मर सीरीज की वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप इसको अभी रियलिटी से इसके साथ कंपेयर करोगे, जो उन्होंने जो रेडिएशन देखा था तब उन्होंने पहले ये फॉर्मूला दिया था कि भाई अगर आपको ये वेवलेंथ की पैटर्न देखनी है, अगर सारी वेवलेंथ चाहिए ये सीरीज की, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, बाल्मर जी ने बताया था। ठीक है, उसी तरीके से पासन जी थे, हमारा लेमन सीरीज का फॉर्मूला था, तो सभी फॉर्मूला के अंदर जो दिया गया था ना सारी चीजें, तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे समझो कि क्या हो रहा था वहां पे। जैसे कि मुझे लेमन सीरीज चाहिए, लेमन सीरीज की मुझे सारी वेवलेंथ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में मुझे या तो इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, या तो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, या तो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, या तो फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में मुझे इसको ड्रॉप करवाना पड़ेगा, मतलब कि जंप करवाना पड़ेगा, ड्रॉप नहीं बोलेंगे, जंप करवाना पड़ेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, या फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में, या फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करे, तो ऐसे टाइम पे जो भी फोटोन रिलीज होंगे ना, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो लेमन सीरीज में आपको बिलोंग करती नजर आएगी। ठीक है, और अगर यही फॉर्मेट अगर हम यूज करते हैं, तो लेमन सीरीज का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, 1/λ। देखो फाइनल है 1, तो इनिशियल 1 दैट इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म जो भी है, अब मैं इसको आर के बराबर मान लू तो मैं लिखूंगा तो इसको आर ही। ठीक है, 1 देखो फाइनल क्या है, सभी की फाइनल है 1, मतलब कि सभी जो हायर ऑर्डर में से जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, तब हमें लेमन सीरीज की वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइनल लिखता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ठीक है, जहां ni की वैल्यू आप 1 से हायर ऑर्डर मतलब कि 2, 3, 4 आप कोई भी ले सकते हो। तो भैया ये फॉर्मूला तो लेमन सीरीज का ही है ना, लेमन सीरीज का ही फॉर्मूला है। फर्क इतना है कि यहाँ पे आर की जगह पे हमें ये पूरी टर्म लिखनी पड़ती है, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास आर के बराबर आती है, तो हम यहाँ पे आर ही इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से अगर बाल्मर सीरीज आपको निकालनी है, तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हायर ऑर्डर से हर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हर एक हायर ऑर्डर एनर्जी से आपको इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जंप करवाना पड़ेगा। मतलब कि आपकी फाइनल ऑर्बिट क्या होनी चाहिए, सेकंड। ठीक है, हायर ऑर्डर से अगर आप सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाओगे, तो तब जो फोटोन रिलीज होंगे वो सारे फोटोन की वेवलेंथ बाल्मर सीरीज को फॉलो करेगी। उसी तरीके से अगर आप हायर ऑर्डर में से सभी इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको सभी हायर ऑर्डर में से अगर थर्ड ऑर्बिट में जंप करवाते हो, तब जो फोटोन रिलीज होंगे तो वो हमें पासन सीरीज की वेवलेंथ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी सीरीज को निकाल सकते हो। तो फॉर्मेट वहां पे उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया था, लेकिन यहां पे आप ये वाले फॉर्मूला से भी एनर्जी के डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला आया कहां से हमारे पास, एनर्जी के डिफरेंस लेके, है ना। जो भी फोटोन रिलीज होते हैं वो एनर्जी के, दो ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी वाले फोटोन रिलीज होते हैं, है ना। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया ये एनर्जी के फॉर्मूला से, लेकिन डेरिवेशन देखा तो हमें भैया ये जो फॉर्मेट है वो उनको मैच करता ही नजर आया, है ना। बस फर्क इतना है कि भैया ये वाली जो टर्म है उसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, नियरर टू सेम ही है ना, तो हम मान सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 12.6, यूजिंग द रीडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ्स ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए,
क्वेश्चन में बोला है कि यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लेमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब कि हमें लेमन सीरीज में पहली 4 जो वेवलेंथ मिलेगी वो वेवलेंथ हमें निकालनी है ना। लेमन सीरीज में पहली 4 जो वेवलेंथ मिलेगी वो वेवलेंथ हमें निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सीधा उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना। आपके पास क्या है कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की किताब में आपको अलग तरीके से, मतलब कि रेडबर्ग फॉर्मूला, मतलब कि ये जो हमने अभी एनर्जी के लिए निकाला था ना, वो फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आपको ये सारी चीजें बोली गई है। ठीक है, आप चाहो तो उस तरीके से भी जा सकते हो, या फिर सीधा लेमन सीरीज का फॉर्मूला जो भी है, जो हमने आगे देखा था ये वाला, ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी सीधा इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 प्लेस करोगे तो आपको पहली वेवलेंथ मिलेगी, एन की वैल्यू 3 प्लेस करोगे तो आपको दूसरी वेवलेंथ मिलेगी। लाइकवाइज दिस, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो चॉइस आपकी है, आप जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहते हो उस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास लेमन सीरीज का सीधा फॉर्मूला है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे रीडबर्ग फॉर्मूला है तो आप इसको एनर्जी के फॉर्मूला से अगर जाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, चलो जो एनसीईआरटी में हमें दिया गया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है उसी को देखते हैं। तो एनसीईआरटी का फॉर्मूला जो भी इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो चलो उसी को फॉलो करते हैं। अभी लेमन सीरीज मतलब कि यहाँ पे फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जंप करना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि भैया यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एच सी अपॉन लेमडा आई एफ दैट इज इक्वल्स टू एम ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आप वो वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से देखिए, यहां पे हमें लैम्बडा निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, ये जो m इंटू ई टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 8 टाइम्स एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है बच्चों, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू, इतनी एनर्जी की वैल्यू जो भी है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर आपको पता हो तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ध्यान से देखो, यहां पे ये रही वैल्यू, और इतना ये जो टर्म है एन स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी की जो वैल्यू है ना, यहां पे एन स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी की जो ये टर्म है माइनस को भी छोड़ दोगे तो चलेगा, तो बाकी की ये जो टर्म है यही तो है हमारे पास। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है भैया, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल के बराबर आई है ना। इसकी वैल्यू 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जूल के बराबर आई है। तो भैया इसकी सीधी वैल्यू में 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 लिख सकता हूं ना, डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये रेशियो जो भी है वो मेरे पास कितना आएगा, तो ये वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है m इंटू ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक, क्लियर, ठीक है, चलो इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। अरे ये क्या हुआ, एन आई स्क्वायर, अरे काहे नहीं लिख पा रहे हम, एक सेकंड इसको रिकनेक्ट करके वापस देख लेते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम कर रही है अभी पेन, जस्ट मिनट सर, मतलब रिकॉर्डिंग में भी ऐसे पोज लेते हो, अरे भाई क्या करें अभी पेन। ओके, एन आई स्क्वायर, हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा आई एफ की वैल्यू। अच्छा मुझे ना लेमडा आई एफ चाहिए, तो लेमडा आई एफ इज इक्वल्स टू, मैं इसको सब्जेक्ट बना देता हूं, तो लेमडा आई एफ इज इक्वल्स टू, तो ये पूरी टर्म ना एच सी के डिनोमिनेटर में जाने वाली है भाई, पूरी टर्म एच सी के डिनोमिनेटर में जाएगी। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ पे निकलेगा, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू, देखो अभी एनएफ की वैल्यू तो फिक्स हो गई है, क्योंकि लेमन सीरीज चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्डर में से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करवाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए ये वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी, मतलब कि 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस, हाँ ये वैल्यू आप अगर सेकंड से फर्स्ट में जंप करवाते हो तो आपको पहली वेवलेंथ मिलेगी, अगर
थर्ड से फर्स्ट में जंप करवाते हो तो आपको सेकंड वेवलेंथ मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से आप एन की वैल्यू यहाँ पे चेंज करोगे, ठीक है। तो इतनी कुछ वैल्यू हमारे पास आएगी। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो भी यहाँ पे कट सकता है उसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो h है प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिखूंगा 6.625 या फिर 6.6, जितना लिखना हो, 6.6 और 6.625 जो भी लिखना है, ठीक है। 6.625 इंटू 10⁻34 इंटू सी होता है 3 इंटू 10⁸8। और देखो यहाँ पे ना मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो ni² जो भी है ना वो डिनोमिनेटर के एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा न्यूमरेटर में ni², ठीक है, डिवाइड बाय भैया 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू ये हो जाएगा ni² -1, ठीक है, ni² -1, ठीक। तो इतनी वैल्यू आएगी। आप चाहो तो इसको डिवाइड वगैरह कर लो ताकि आसानी रहे कैलकुलेशन में। तो मैं एक काम करता हूं, इसको डिवाइड वगैरह कर ही लेते हैं। तो भैया कैलसी निकालते हैं, 6.625 उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, ओके। फिर उसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम 2.18 से। तो हमने इसको 2.18 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 9.11697। तो ये आएगी 9.11697 इंटू 10⁻, देखो ये 34 -34 प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो 26 बचेगा 10⁻-26, और ये 10⁻18 भी तो ऊपर जाएगा, 10⁻-18 ऊपर जाएगा तो +18 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा ni² -1, और यहाँ पे बचेगा ni², ठीक है। तो -26 + 18 ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 8, ठीक है। 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9.11697 इंटू 10⁻⁻8 ni² डिवाइड बाई ni² -1, ठीक। चलो तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो भैया ये ऐसे ही रहने देना है तो ऐसे ही रहने दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 9.11 ऐसे ही रहने दो, बाकी सारी वैल्यू एन आई की हम प्लेस करते, तो ये भाई हमारे पास आ गया लेमड़ा आई एफ का वैल्यू, ठीक है। अभी आप उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते जाओ और आपको आंसर, अच्छा एक काम करते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम में ही कन्वर्ट कर देते हैं। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर सही से आ जाएगा, मतलब 10⁻⁻8 है ना, 2 डिजिट चाहिए मुझे यहाँ पे, 10⁻-10 हो तो मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 डिजिट को शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे 2 डिजिट को शिफ्ट कर दूंगा तो 911.697 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 911.697 हो जाएगा। तो ये लेमड़ा आई एफ इज इक्वल्स टू 911.69, ठीक है, 69 इसको हम यहाँ तक कंसिडर करते हैं, 697 इंटू 10⁻-10, तो मैं इसको एंगस्ट्रॉम लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो ni² अपॉन ni² -1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते जाओ एंड आंसर निकालते जाओ, ठीक है। हाँ देखो थोड़ा सा ना आपको फर्क आएगा, यहाँ पे आंसर के अंदर थोड़ा सा फर्क दिखेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वैल्यू प्लेस की होगी उस हिसाब से एनसीईआरटी में शायद आपको ये 913 मिला होगा। हमने जिस तरीके से वैल्यू प्लेस की उस हिसाब से हमें यहाँ पे 911 मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो डिपेंड करता है वो कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो सर ऐसा क्यों, अरे भैया यहाँ पे ना हमने 2.18 लिया है, उन्होंने शायद यहाँ पे 2.18 नहीं लिया है, उन्होंने 2 डिजिट में मतलब कि एक वैल्यू आगे बढ़ाई है, तो उस हिसाब से उनको ये आंसर मिला है, ठीक है। तो चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है। चलो अभी मैं पहली वेवलेंथ यहाँ पे निकालता हूँ। तो पहली वेवलेंथ निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या प्लेस करूंगा, एन आई इज इक्वल्स टू 2, मुझे लाइमन सीरीज की पहली वेवलेंथ चाहिए, तो एन आई की वैल्यू यहाँ पे मुझे 2 प्लेस करनी पड़ेगी। तो लेट एन आई इज इक्वल्स टू 2, अगर मैं एन आई 2 प्लेस करता हूँ तो उसके रिलेटेड मुझे वेवलेंथ क्या मिलेगी, पहली वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वेवलेंथ देखो फाइनल तो 1 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 1, है ना, सॉरी 2 1, आई की वैल्यू 2, ठीक है। तो 2 1 ये वेवलेंथ मिलेगी मुझे 2 1, ठीक है। वो कितनी होगी, तो भैया 911.697 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर -1, मतलब कि 4 -1, ठीक है। चलिए तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो 911.697 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई ये होगा 4 - 1 मतलब कि 3। तो मेरे पास 1215.596 1215 मेरे पास आंसर आएगा ये 1215.596 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पहली वेवलेंथ मुझे ये मिलेगी। दूसरी वेवलेंथ क्या मिलेगी? तो अब Ni की वैल्यू हम क्या प्लेस करेंगे? 3। ठीक है, तो जैसे ही मैं Ni की वैल्यू प्लेस करता हूं तो मुझे ये मिलेगा लैम्बडा 31 दैट इज इक्वल्स टू 911.697 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 ये हो जाएगा 8 9 - 1 ये हो जाएगा 8। तो चलिए पता करते हैं 911.697 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 8। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1025.659। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना आंसर मेरे पास आया। चलो नेक्स्ट, अगर मैं Ni की वैल्यू अगर 4 प्लेस करता हूं तो मेरे पास यह आएगा लैम्बडा 41 दैट इज इक्वल्स टू 911.697 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 होगा, वो हो जाएगा 15। तो मेरे पास आंसर क्या आता है चलो देखते हैं। तो 911.697 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16 एंड डिवाइड बाय 15। तो मेरे पास आंसर आएगा 972.47 972.47 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना कुछ आंसर मेरे पास आया। नेक्स्ट, Ni इज इक्वल टू अगर मैं 5 प्लेस करता हूं, ठीक है, तो मुझे जो यहां पे वेवलेंथ, सॉरी ये ऑटो से में चला गया, तो मुझे जो यहां पे वेवलेंथ मिलेगी जिसको मैं लैम्बडा 51 बोलूंगा वो होगी 911.697 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये 25 माइनस 1। ठीक है, चलो तो ये भी निकाल लेते हैं, क्या आएगी 911.697 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 24। तो ये आंसर आएगा 949.68 949.68 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो हमें ये 4 निकालने को बोला था, है ना, यहां पे बोला था फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें निकालने को बोली गई। तो ये थी फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें निकालने को बोली गई। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि हमारा यही आंसर 911 पॉइंट समथिंग आया है ना। अगर इफ यू आर गेटिंग 913 देन वेल एंड गुड। ठीक है, हमने जिस तरीके से वैल्यू ली है उस तरीके से हमें ये आंसर मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन आएगा। क्लियर क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। देखो बच्चों, बोहर जी ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे पोस्टुलेट दिया था, उनका सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में स्टेबल रह सकते हैं या फिर उसी ऑर्बिट को आप स्टेबल मान सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, है ना। क्लियर है, यही उन्होंने बोला था ना। लेकिन सवाल यह आता है कि भैया वो h/2π के ही क्यों, इंटीग्रल मल्टीपल में हो। ठीक है, कोई ऐसी दूसरी भी टर्म तो हो सकती है, h/2π के अलावा कोई भी हो सकता है, h/2π ही क्यों, ये फिक्स ऐसी h/2π वैल्यू क्यों? अभी सच बात बताऊं तो भाई बोहर जी ने जिस तरीके से बोला था उस तरीके से भाई उन्होंने जैसे बोल दिया था कि h/2π, लेकिन उसका प्रूफ क्या, ये तो पता नहीं था। ये तो पता नहीं था कि भाई क्यों h/2π के ही इंटीग्रल मल्टीपल, इसका तो कोई प्रूफ नहीं था। बस वैल्यू उसी को मैच कर रही थी, इसलिए उन्होंने बोला कि h/2π के बराबर, है ना, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर। लेकिन क्यों h/2π, इसका प्रूफ नहीं था। इसका प्रूफ आया कहां से? तो भैया इसका प्रूफ आता है भैया दे ब्रोगली जी ने दिया था, दे ब्रोगली जी ने। ठीक है, ये जो प्रूफ है ना, ये उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि जी हाँ सच में यही आता है। ठीक है, मैच तो कर रहा था, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल को मैच कर रहा था। तो बोहर जी ने तो बता दिया कि हाँ ठीक है, ये h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो। ठीक है,
तो जहां पे वो h/2 के इंटीरियर मल्टीपल के बराबर है उसी ऑर्बिट में वो स्टेबल रह पाएंगे। और टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो ये सारे जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो सारे पॉइंट सिर्फ एप्लीकेबल होंगे हाइड्रोजन एटॉम के लिए। इसके बाद हम देखने वाले लिमिटेशन है भैया, ये इसकी लिमिटेशन है, बोहर जी के मॉडल की लिमिटेशन है। बोहर जी का मॉडल ना सिर्फ हाइड्रोजन एटॉम के लिए वैलिड मान सकते हैं ना, उसकी लिमिटेशन है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहले ये पॉइंट अभी समझ लेते हैं कि भैया ये h/2 ही क्यों। तो इसका प्रूफ दी ब्रोगली जी ने दिया था, ठीक है। दी ब्रोगली जी का मानना था कि भैया ये जो h/2 है इसका एक वैलिड प्रूफ भी है, ठीक है। उन्होंने बताया कि भैया यहां पे देखो, द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट एज प्रपोज्ड बाय बोहर मस्ट बी सीन एज ए पार्टिकल वेव। अभी क्या है कि हमने ड्यूअल नेचर अभी तक देखा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि एटॉम से पहले आपको ड्यूअल नेचर आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे सीधा एटॉम स्टार्ट किया है, तो अभी ऐसा मान लो कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का बीम जब भी एक्सपेरिमेंट किए गए ना, तब ऐसा माना गया था कि जब हम उसको देखते हैं ना तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और जब हम इसको नहीं देखते हैं ना तब वो वेव नेचर शो करता है। और वेव क्या है, एक एनर्जी है। देखो पहले बहुत ही ऐसी लड़ाइयाँ हुई थी साइंटिस्टों के बीच में, लड़ाइयाँ मतलब कि कोई ये बोल देता था, कोई ये बोल देता, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलती रहती थी, उनके तू में चलती रहती थी। आपने ये बताया, नहीं नहीं ये है। कोई बीच में आके बोलता है कि भैया नहीं 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 नहीं, वो तो पार्टिकल नेचर शो करता है। जैसे कि लाइट के रिलेटेड भी ऐसा ही हुआ था, लाइट के लिए भी ऐसा ही बोला कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है, लाइट पार्टिकल से बनी है। कोई बोलता है कि नहीं 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 नहीं, लाइट तो वेव नेचर की है, लाइट एक वेव है ना। तो ऐसे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। फिर ऐसे डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट भी किया गया, यंग्स ने डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट किए, उसमें प्रूव कर दिया कि भैया लाइट जो भी है ना, लाइट वो वेव नेचर शो करती है, लाइट एक वेव है ना। और फिर हमें पता चला कि हाँ भाई वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लोगों ने मान लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते गए लोगों ने मान लिया। तो लेकिन उससे पहले ऐसा चलता था कि भाई लाइट भी एक पार्टिकल है। उसी तरीके से अगर ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए ना, और अगर वहां पे आप डिटेक्टर लगा देते हो, तो जब भी डिटेक्टर लगाए तो वो जो इलेक्ट्रॉन का बीम होता है ना, यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर आप ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये इलेक्ट्रॉन बीम के लिए किया, वहां पे लाइट के लिए किया गया था, ठीक है, लाइट के सोर्स के लिए किया गया था। अगर आप वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम के रिलेटेड अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे उसके, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन बीम, ऐसा सर्च करना तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिला जहां पे तथ्य आपको मिल जाएंगे कि क्या हुआ था, क्या बोल रहे हैं, है ना। तो और देखा गया कि भाई जब डिटेक्टर देखता है, मतलब कि डिटेक्टर बीम को डिटेक्ट करता है, देख रहा है, तब ना वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ना पार्टिकल नेचर शो करते थे। और जैसे ही डिटेक्टर देखना बंद करता है तो भाई वो अभी वेव नेचर शो करता है ना। मतलब कि आपको वेव की तरह उसका बिहेवियर दिखेगा तब, ठीक है। लेकिन सर ये क्या बात हुई, मतलब डिटेक्टर नहीं देखता है तब वेव की तरह बिहेव करता है, और देखते हैं तो पार्टिकल की तरफ। भाई ऐसा ही है, मैं क्या करूं उसमें, ऐसा ही है, उसके पास ड्यूअल नेचर है ना। जब देखो तो पार्टिकल, जब नहीं देखो तो वेव, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब आप उसको समझ सकते हो, लेकिन समझना बहुत ही मुश्किल है ना। तो इससे अच्छा है कि हम इसको एक्सेप्ट कर ले कि भाई हाँ भाई ऐसा उन्होंने बोला है, सब लोग बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल, महानुभाव बोल रहे हैं, ठीक है, महान आदमी बोल रहे हैं, सारे जितने महानुभाव हैं हमारे, उन्होंने बता दिया, तो फिर भाई हम यहाँ पे डाउट क्यों उठाए, सीधी सी बात है, हमें एक्सेप्ट करना है। हम थोड़ी ना देखने वाले कि भाई इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं तो कैसा है, नहीं देखते तब कैसा है, नहीं देखते तो कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये पता चला, ठीक है। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो वहां पे जाके, ठीक है। खैर हम यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो भाई डी ब्रोगली जी ने बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जब ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना, वो एक्चुअली पार्टिकल वेव है, वो एक्चुअली पार्टिकल वेव। और इसका प्रूफ उन्होंने दिया, आगे देखते जाते हैं देखते जाते हैं। इन एनालॉजी टू वेव्स ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग, पार्टिकल वेव्स टू कैन लीड टू स्टैंडिंग वेव अंडर द रेजोनेंट कंडीशन। मतलब कि जब भी पार्टिकल रेजोनेंट कंडीशन में होते हैं तब वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट करते हैं। याद आया कुछ ऐसा, कुछ स्टैंडिंग वेव पैटर्न वेव में आप पढ़े थे, वेव एंड ऑसिलेशंस, वो वाले चैप्टर में आपने स्टैंडिंग वेव पैटर्न, थ्रेड के अंदर वह स्टैंडिंग वेव पैटर्न, हार्मोनिक, सारी चीजें ऐसे पढ़ी होगी आपने। अगर आपको याद आता है स्टैंडिंग वेव पैटर्न तो बहुत बढ़िया है, तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगा। नहीं आता है तो भैया पहले जाके रिवाइज कर लो
क्योंकि मैं यहाँ पे वेव नहीं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। जो 11 का आपका चैप्टर है वो आपको वहां पे कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडिंग वेव पैटर्न, हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, सारी चीजें, ठीक है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना रेजोनेंट कंडीशन में, वो स्टैंडिंग वेव, जैसे यहाँ पे वो थ्रेड के अंदर तो वहां पे क्या था, एनर्जी चल रही थी, और वहां पे एनर्जी चलती नहीं थी। स्टैंडिंग वेव में होता क्या, एनर्जी रुकी हुई होती है, वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा था ना, तो एनर्जी वहीं पे कंजर्व हो जाती है ना, वो चलती नहीं है, वो चलती नहीं है। जैसे कि आप एक झटका लगाओ तो एनर्जी ऐसे चलेगी, ये जो बम प्रोड्यूस है वो आगे जाएगा, लेकिन स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं था। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी वहीं की वहीं चल रही है, मतलब कि वहीं पे कंजर्व हो चुकी है ना। तो ऐसा यहां पे भी होता है कि भैया ये जो जब भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेजोनेंट कंडीशन आती है, तब वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट करते हैं। और उन्होंने ऐसा दिखाया भी है कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, तो देखो ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट कर रहा है, ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न आप देखिए, आपको ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न दिखी, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है फिगर के अंदर, आपकी एनसीईआरटी की किताब में से ये फिगर मैंने ली है। तो ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट करते थे, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। Standing waves are formed when the total distance traveled by a wave down the string and back is one wavelength, two wavelengths और any integral number of wavelengths, ठीक है। ये सारी चीजें हम 11 में पढ़ चुके हैं, तो भैया वापस उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आपको पता है ना। चलो नेक्स्ट, waves with other wavelengths interfere with themselves upon reflection and their amplitudes quickly drop to zero। मतलब कि जो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होंगे तो वो सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, उनका रिजल्टेंट जीरो निकलेगा, है ना। तो इसीलिए हमें वहां पे नोड वगैरह हमने कैलकुलेट किए थे, वो सारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने डिटेक्ट होंगे, वो सारी चीजें आपने वहां पे देखी होगी, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें ये सेंटेंस हमारे लिए 11th स्टैंडर्ड का एक रिवीजन जैसा है ना, वहां से आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। अगर हम यही अगर हम यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दे, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस rn, द टोटल डिस्टेंस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज 2πrn, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लें कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, तो उसका टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस के बराबर, मतलब कि 2πrn के बराबर। और ये 2πrn की वैल्यू भैया n लेम्बडा के बराबर होती है ना, यही तो बोलना चाहते हैं। वन वेवलेंथ, टू है, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ के बराबर होते हैं, है ना। उनके जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट होते हैं, तो उसमें जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होते हैं, वो पैटर्न जो जनरेट होती है वो एक्चुअल में इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन भी स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट करता है, तो उसके द्वारा ट्रैवल हुआ डिस्टेंस 2πrn वो n लेम्बडा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 लाइकवाइज दिस लिख सकते हो। अब ये जो लेम्बडा है ना, ये ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे, लेम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई मोमेंटम होता है। h बाई लेम्बडा की जगह पे हम यहाँ पे h बाई मोमेंटम लिख सकते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है mv, है ना, मतलब कि mvn। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो हमारे पास अभी ये आ जाएगा 2πrn इज इक्वल्स टू, भैया देखो 2πrn इज इक्वल्स टू n इंटू h बाई mvn, है ना। तो यहां से mvn को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो देखो ये क्या आ गया, mvnrn इज इक्वल्स टू nh बाई 2π। तो मिल गया ना प्रूफ भाई साहब कि क्यों ये h बाई 2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम ln, दैट इज इक्वल्स टू mvnrn इज इक्वल्स टू nh बाई 2π के बराबर, है ना। क्लियर। तो डी ब्रोगली जी ने इसका प्रूफ दिया, डी ब्रोगली जी ने प्रूफ दिया कि भैया क्यों h बाई 2π, तो भैया ये देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमते हैं, तब वो भी क्या स्टैंडिंग वेव पैटर्न हमें देते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, वो भी हमेशा हमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न देते हैं। मतलब कि वो जब ऑब्जर्व करते हो तो पार्टिकल की तरह होते हैं, लेकिन जब नहीं देखते हो तब वो वेव नेचर शो करते हैं। और वेव नेचर है स्टैंडिंग वेव के रिलेटेड है, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमें इलेक्ट्रॉन के केस में भी मिलती है। तो वो प्रॉपर्टी को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीट हुआ एक सर्कल n लेम्बडा के बराबर होता है, और वो जो लेम्बडा की वैल्यू है वो हम h बाई p के बराबर मान सकते हैं, मतलब कि h बाई mv के बराबर मान सकते हैं। तो उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, जो सही है। डे ब्रोगली जी ने सिर्फ अंदाजा लगाया था कि वो h बाई, अंदाजा नहीं, एक्चुअली जो सारी वैल्यू मिली थी उनको, वो सारी h बाई 2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर थी, लेकिन उसका प्रूफ जो भी है वो डी ब्रोगली जी ने दिया था, ठीक है। क्लियर हुआ, द ब्रोगली जी बोलो, डी ब्रोगली जी बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक। अभी भाई क्या बोहर मॉडल, हमारा लास्ट पॉइंट थियरी का, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट, क्या बोहर मॉडल ग्लोबलाइज है, मतलब कि ग्लोबली हम किसी भी एलिमेंट के लिए अप्लाई कर सकते, किसी भी एटॉम के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है।
बोहर मॉडल सिर्फ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। बोहर मॉडल किसी और एटम के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये यूनिवर्सल मॉडल नहीं है ना। मतलब कि आप किसी भी एटम के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यही चीजें मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसकी भी लिमिटेशन है ना, इसकी भी लिमिटेशन है। क्लियर, ठीक है। कौन सी लिमिटेशन, तो भाई दो लिमिटेशन हमें यहाँ पे देखनी है। दो लिमिटेशन इसकी है। पहली, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन एटम्स सच एज हीलियम। The analysis of atoms with more than one electron was attempted on the lines of Bohr's model of hydrogenic atom but did not meet with the any success। मतलब कि आगे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन वाले तीन, मतलब कि इस तरीके से हाइड्रोजन को छोड़ के और सारे एटम के लिए इसी को बेस मान के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, उनको सक्सेस नहीं मिली। डिफिकल्टी लाइज इन द फैक्ट दैट ईच इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स नॉट ओनली विद द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बट ऑल्सो विद ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई होता क्या है कि भाई हाइड्रोजन एटम में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और सेंटर में एक ही प्रोटॉन होता है ना। तो भाई वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में जो एट्रैक्टिव नेचर वाला फोर्स होता है ना, वही इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में होता है, एक ही इंटरेक्शन होता है। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं मान लूं कि भाई इसके आगे गए और एक ऐसा एटम ढूंढ निकाला जिसके अंदर मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट फिलअप करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। तो मान लो कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भाई नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन इज इंटरेक्टिंग विथ प्रोटॉन, that 2 इलेक्ट्रॉन also interact with each other, है ना। तो उन दोनों के बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स आने वाला है ना। तो भैया इसीलिए हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर जी ने जो मॉडल दिया था वो शायद हाइड्रोजन के लिए सही है, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच का एक ही होता है। लेकिन यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन वाली देख ले, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जाते, तो ऐसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो भैया इलेक्ट्रॉन के अंदर अंदर का जो इंटरेक्शन होता है ना, रिपल्सिव फोर्स, वो भी तो आ जाता है पिक्चर में। तो इसीलिए शायद ये मैच नहीं कर पा रहा था, है ना, शायद मैच नहीं कर पाता, इसलिए रिजल्ट निकलना यहां पे पॉसिबल नहीं था यूजिंग दिस बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल एक बेसिक मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था, किसी और इलेक्ट्रॉन का, किसी और एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं था। द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल इन्वॉल्व्स electrical force between positively charged nucleus and electron. It does not include the electrical force between electrons which necessarily appear in the multi electrons atom। यही तो बोले अभी कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए जब बोहर मॉडल अप्लाई करते हो तो वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स की बात होती है, एक ही फोर्स को हमें डिस्कस करना होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, उन दोनों के बीच में। लेकिन जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला एटम आता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में भी वहां पे फोर्स आता है, रिपल्सिव फोर्स, तो उनकी भी चर्चा करनी होती है। इसका यहाँ पे कोई यहाँ पे मतलब कि कोई ऐसा रिजल्ट निकल नहीं पाया था, है ना। इसीलिए वहां पे बोहर मॉडल का इस्तेमाल करके जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरी क्या है, तो while the Bohr model correctly predicts the frequencies of the light emitted by the hydrogenic atoms, the model is unable to explain the relative intensities of the frequencies in the spectrum. In emission spectrum of the hydrogen, some of the visible frequencies have weak intensity, others strong. Why? Experimental observation depict that some transitions are more favored than others. Bohr's model is unable to account for the intensity of variation। मतलब कि यहाँ पे बोहर मॉडल बोहर मॉडल ने ये तो समझा दिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी जो रिलीज करे वो भी हम निकाल सके, उनकी वेवलेंथ भी निकाल सके, लेकिन भाई यहाँ पे इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो यहाँ पे निकालना पॉसिबल नहीं था। कितनी इंटेंसिटी से दो फोटोन जो 2 रिलीज होंगे, ठीक है, एक अगर सेकंड से फर्स्ट में जंप किया और एक थर्ड से फर्स्ट में जंप, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोटोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो फोटोन रिलीज उनके बीच में एनर्जी का रिलेशन क्या है तो वो हमें नहीं पता चल रहा था, है ना, वो हमें नहीं पता। इंटेंसिटी का, उनकी एनर्जी की इंटेंसिटी जो भी है वो हमें पता नहीं चल रही थी, है ना। मतलब कि 2 वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन बन सकते हैं, मतलब कि कोई बीच में गैप कितना है, ठीक है, क्या वो सेम गैप रहता है या गैप का कोई पैटर्न है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पता नहीं चल रही थी। ठीक है, तो इंटेंसिटी वेरिएशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे बोहर मॉडल फेल था, है ना, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्लियर है। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, ये 2 लिमिटेशन है जो अगर आपको 2 मार्क्स में आती है तो आपको लिखनी होती है। क्लियर है।
तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो सारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी जो बाकी है वो न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज के, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12.3 को देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है भाई। 12.3, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पासन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हमें पासन सीरीज में पॉसिबल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जंप कराना पड़ेगा। पहले तो देखो पासन सीरीज है, पासन सीरीज के लिए हमें हायर ऑर्डर में से कौन सी ऑर्बिट में जंप करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो भैया हायर ऑर्डर में से थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड नंबर वाली जो ऑर्बिट है उसके अंदर जंप। फर्स्ट में जंप करवाएंगे तो लाइमैन सीरीज मिलेगी, सेकंड में जंप करवाएंगे तो बाल्मर, तो थर्ड में जंप करवाएंगे तो पासन सीरीज। मतलब कि यहां पे हमारा जो एनएफ है वो 3 है ना। तो पहले तो मैं जो चीज है वो यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे हमारी एनएफ की वैल्यू जो भी है वो 3 होनी चाहिए। ठीक है, पासन सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है 1/λIF। अभी आई एफ क्यों लिखूं, मैं I3 लिख देता हूं ना, क्योंकि फाइनल ऑर्बिट जो भी है मुझे पता चल चुकी है। ठीक है, तो I3 दैट इज इक्वल्स टू, अभी मैं इसको R ही बोल देता हूं भाई, इसको ज्यादा खींचना नहीं है क्योंकि रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू वो उसके बराबर ही थी, तो इसीलिए मैं इसको R ही लिख देता हूं। ठीक है, तो R इंटू 1/NF², जो अभी 3 है तो मैं इसको 3 लिख देता हूं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1/NI²। ठीक है, अभी मुझे चाहिए पॉसिबल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब कि पॉसिबल मिनिमम नंबर वाली वेवलेंथ है ना, जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट हो वो मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूं, कहां से जंप करवाऊं, कहां से थर्ड ऑर्बिट, कौन से हायर एनर्जी लेवल से मैं थर्ड में जंप करवाऊं। तो जरा समझो कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्डर में से लोअर ऑर्डर में जंप करता है तब दोनों के बीच की डेल्टा ई के बराबर, मतलब दोनों ऑर्बिट के बीच की एनर्जी के गैप के बराबर एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है ना। तो E इज इक्वल्स टू एच म्यू, मतलब कि मैं इसको लिखता हूं एच सी बाई लेमड़ा। ठीक है, तो आप जरा देखो इसको, देखो ये ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ब्लू कलर से लिखता हूं तो आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी फोटोन रिलीज होता है तो उसकी एनर्जी, वो जिस ऑर्बिट में से जिस ऑर्बिट के अंदर जंप किया इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के एनर्जी के गैप के बराबर होती है, और वो गैप हम लिख सकते हैं एच म्यू, या फिर मैं लिखूं डायरेक्टली एच सी बाई लेमड़ा के बराबर। अभी जरा सोचो, मुझे लेमड़ा पॉसिबल मिनिमम चाहिए। देखो ये एच एन सी तो कांस्टेंट है ना, अगर एच एन सी कांस्टेंट है तो क्या मैं यहां से ये पॉइंट भी तो लिख सकता हूं कि डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर मुझे लैम्बडा पॉसिबल मिनिमम चाहिए तो ये जो एनर्जी का गैप है ना वो पॉसिबल मैक्सिमम होना चाहिए। यस और नो, पॉसिबल मैक्सिमम। अगर मुझे लैम्बडा मिनिमम चाहिए, ध्यान से सुनो, इफ आई वांट लैम्बडा मिनिमम, इसका मतलब ये निकलता है कि भैया डेल्टा ई शुड बी मैक्सिमम, मतलब कि पॉसिबल हो उतना मैक्सिमम ये एनर्जी का गैप होना चाहिए। मतलब कि सबसे पॉसिबल ज्यादा एनर्जी जब भी रिलीज होगी ना तब मिनिमम वेवलेंथ का यहां पे तरंग बाहर निकलेगा, तरंग नहीं बोलेंगे, फोटोन बाहर निकलेगा, है ना। तो भैया सबसे ज्यादा एनर्जी तो कहां से मिलती है, कहां से मिलती है, जरा सोचो भैया। इनफाइनाइट ऑर्बिट से। आप एक काम करो ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट से थर्ड में जंप करवा दो, है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो वहीं से रिलीज होगी ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट की जितनी एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है ना, तो वहां से थर्ड में जंप करवा देते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, तो चलो, तो यहां पे जो अल्टीमेटली हमें वेवलेंथ निकालनी है तो वो है 1/λ। आई की जगह पे मैं लिखूंगा इनफाइनाइट, इनिशियली कहां से, इंफिनिटी से। अभी इसको ये इनफाइनाइट 3 लिखना गंदा रहेगा तो मैं एक काम करता हूं, इसको लैम्बडा मिनिमम बोल देता हूं। ठीक है, तो ये लैम्बडा मिनिमम, जब एनर्जी ज्यादा, देखो एनर्जी और लैम्बडा के बीच में इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतनी वेवलेंथ कम मिलेगी, जितनी एनर्जी कम रिलीज होगी उतनी वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी। ठीक, क्लियर। तो 1/λ मिनिमम दैट इज इक्वल टू आर इंटू, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। बच्चों 1/इंफिनिटी हो या 1/इंफिनिटी स्क्वायर हो, ये टर्म हो जाती है जीरो, 1/इंफिनिटी जीरो होती है। तो भैया बचा क्या, R/9, है ना।
बचा क्या आर अपॉन 9, लेकिन मुझे तो लैम्बडा मिनिमम चाहिए ना, 1 अपॉन लैम्बडा मिनिमम थोड़ी ना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन आर। ठीक है, 9 अपॉन आर। तो चलो वैल्यू प्लेस कर दो, 9 अपॉन, भैया आर की वैल्यू क्या, आर रिडबर्ग कांस्टेंट, जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू वही लिखते हैं 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, चलो तो इसको हम डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। चलो तो आइए डिवाइड वगैरह कर लेते हैं इसको। तो हम निकालते हैं कैल्सी, तो कैल्सी का इस्तेमाल करेंगे, ये निकाल लिया कैल्सी हमने, और 9 डिवाइड बाय 1.097, तो भैया ये आंसर हमारे पास आया 8.20419 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁷। ठीक, ठीक है, मीटर, मीटर। क्लियर? आप चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेटली 820 इंटू 10⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हो, -9 मीटर भी लिख सकते हो। 2 डिजिट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिखेंगे 820। ठीक है, पॉइंट नहीं लिखना है, 820 लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁹ मीटर। मतलब कि ये 10⁻⁹ मतलब कि नैनो हो जाएगा ना, तो ये हम लिख पाएंगे 820, अप्रोक्सीमेटली 820 नैनोमीटर। तो इतनी मिनिमम वेवलेंथ पासन सीरीज में हमें मिल सकती है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ? मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम रिलीज करनी चाहिए, और मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी पॉसिबल मिनिमम रिलीज करनी चाहिए। अगर मुझे कोई यहां पे पूछता कि भाई यहां की पॉसिबल मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो सकती है, तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, कौन सी ऑर्बिट में से जंप करवाना पड़ेगा, तो लैम्बडा मैक्सिमम चाहिए तो भैया डेल्टा ई मिनिमम होना चाहिए। तो भैया डेफिनेटली अगर थर्ड ऑर्बिट बेस है जिसके अंदर जंप करने वाला है, तो मुझे 4 में से थर्ड में जंप करवाना पड़ेगा, दैट्स इट। क्योंकि यही तो एक है, 4 में से थर्ड में जंप कराएंगे तो ही पॉसिबल डेल्टा ई पासन सीरीज के लिए हमें मिल सकता है ना। 5 से थर्ड में जंप कराएंगे तो उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी डेल्टा ई की, 6 से थर्ड में जंप कराएंगे तो उससे ज्यादा मिलेगी। तो हमें पॉसिबल मिनिमम डेल्टा ई रखना है, तो मुझे 4 से 3 में जंप करवाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12.4। चलिए तो क्या दिया गया है, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to the lower level? देखो यहाँ पे कोई एक अपर है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कौन सा अपर लेवल कौन सा लोअर लेवल, बस इतना बोला है कि कोई अपर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और ये दो एनर्जी के लेवल का जो गैप है ना, बैंड गैप जिसको आप बोलते हैं गैप, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मान लो कि ये अपर लेवल है, अपर लेवल, और ये लोअर लेवल है, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, वो आपको यहां पे प्रोवाइडेड है, एंड दैट इज व्हाट 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आपको दिया गया है। तो आपको क्या पूछा है, देखो आपको क्या पूछे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एटम मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से ये लोअर लेवल में ट्रांजिट होता है, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन प्रोसेस वो कौन से फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज करेगा, वो आपको पता करना है ना, वो आपको पता करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो भैया हमें पता है यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, एच म्यू, है ना, एच म्यू के बराबर। लेकिन म्यू की जगह पे मैं अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ ही लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच के बराबर। ठीक है, सारी वैल्यू प्लेस कर दो, डेल्टा ई आपको दिया गया है दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाई एच, प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, चलो इसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं डिवीजन करके। तो भैया कैल्सी निकाल लिए, 2.3 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 6.625। ठीक, तो ये आंसर हमारे पास आया 0.55547 इंटू 10⁻। अच्छा ये देखो 34 अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना,
34 अगर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 34 माइनस 19, तो ये तो हो जाएगा भैया 15 ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक, तो हमारे पास कुछ आंसर इतना आया। अगर मैं एक डिजिट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूं तो मेरे पास ये आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो ये 5.55 ना 5.6 लिख देते हैं, 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी का यहां से फोटोन रिलीज होगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपर में से लोअर, जिसका गैप 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जंप करेगा तब। ठीक, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटॉम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। यहां पे आपको हाइड्रोजन एटॉम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, टोटल एनर्जी, यहां पे आप मान लो टोटल एनर्जी आपको दी गई है। टोटल एनर्जी इज गिवन, टोटल एनर्जी इज गिवन दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो ये स्टेट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भैया, ये जो ऑर्बिट की एनर्जी है ना, उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, इसलिए मैंने यहां पे टोटल एनर्जी लिखा है ना। अल्टीमेटली आपको ये क्या दिया गया है, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की ऑर्बिट, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी दी गई है, और इतनी ही होती है, हमने देखा था एनर्जी लेवल में इतनी ही होती है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मुझे बोला कि यहां पे तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अभी देखो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसका रिलेशन ना हम यहाँ पे एक डिफाइन कर लेते हैं, और उसके लिए हम ना थोड़ा आगे जाएंगे, प्रीवियसली आगे जो हमने देख चुके हैं वो सारी चीजें वहां पे वापस एक बार जाएंगे और देखेंगे कि क्या रिलेशन बन सकता है टोटल एनर्जी का काइनेटिक के साथ एंड पोटेंशियल के साथ। ठीक है, और वो रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा वो रिलेशन याद रखना है। तो मैं आपको ले जाता हूं वो क्वेश्चन के पास जहाँ पे हमने ये सॉल्व किया था। ऐसा एक क्वेश्चन था टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन का, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो इन दोनों को कंपेयर करो, करो ये के एंड टोटल एनर्जी, ये दोनों को कंपेयर करो। क्या मैग्नीट्यूड दोनों के सेम दिख रहे हैं, क्या मैग्नीट्यूड दोनों के सेम दिख रहे हैं, जी हाँ, है ना। देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज, ये माइनस साइन को अगर आप नहीं देखते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हो, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है। तो देखो यहां से मुझे क्या पॉइंट मिला, यहां से मुझे पॉइंट मिलेगा, ध्यान से देखो, ये पॉइंट ना तभी डिस्कस कर लेते, लेकिन ये क्वेश्चन था मुझे पता था, इसलिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया ये, ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब कि यहां पे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी होगी, बाकी काइनेटिक एनर्जी उसके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे, आप देख लो खुद, मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे तो आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो काइनेटिक, यहां से हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। अभी यही टोटल एनर्जी का रिलेशन पोटेंशियल के साथ क्या है, तो जरा देखो तो, क्या आपको नहीं लगता है कि भाई टोटल एनर्जी की डबल है पोटेंशियल एनर्जी। जरा देखो, देखो टोटल एनर्जी का डबल करो, डबल करो, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी टोटल एनर्जी का डबल करो, क्योंकि पोटेंशियल भी नेगेटिव ही रहेगी। तो जरा डबल करो ना, डबल करोगे तो क्या होगा, अगर मैं 2 टाइम्स टोटल एनर्जी करूं तो भैया 2 4 जा 8, तो भैया ये आ गई ना पोटेंशियल एनर्जी, तो भैया ये हो गया रिलेशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ टोटल एनर्जी, खत्म। ये रिलेशन आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ टोटल एनर्जी, बात खत्म, क्लियर। तो भैया यही रिलेशन हम वहां पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही रिलेशन वहां पे वापस जाके अप्लाई कर देते हैं और वहीं से इसका आंसर निकाल लेते हैं। चलिए, तो हमें यहां पे टोटल एनर्जी दी गई है, मुझे पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो भैया ठीक है, पहला काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो भैया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ
मॉड ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाद में लिखते हैं, -13.6 दैट इज इक्वल टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो भैया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होती है? डबल ऑफ टोटल एनर्जी। डबल ऑफ टोटल एनर्जी मतलब कि 2 टाइम्स -13.6, मतलब कि ये हो जाएगा -27.2, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो बस बच्चों, यहीं पे हमारा आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय।